अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सबसे आधुनिकतम मत अर्थात भूकंपीय तरंगों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि सतह से भूगर्भ की ओर जाने पर पृथ्वी में मुख्यतः 3 परतें पाई जाती है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, मध्यवर्ती परत को मैंटल के नाम से जाना जाता है और जो सबसे आंतरिक परत है उसको कोर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रस्ट जो है ये पृथ्वी की सबसे बाहरी या ऊपरी परत है जिसकी सामान्यतः औसत मोटाई 33 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन ये वास्तव में हर जगह 33 किलोमीटर इसकी गहराई, ये औसत गहराई है। 33 किलोमीटर हर जगह इसकी गहराई नहीं होती। इसकी गहराई डिपेंड करती है कि ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में महाद्वीप है या महासागरीय क्षेत्र है। यानी महाद्वीपीय क्षेत्र पर क्रस्ट की मोटाई क्या हो जाती है, सर्वाधिक होती है, लेकिन महासागरीय जो थली होती है वहाँ पर अगर अध्ययन किया जाए तो क्रस्ट की मोटाई जो होती है वो न्यूनतम होती है। महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर भी हो सकती है और महासागरीय भागों में जो है ये 5 से 10 किलोमीटर मोटी ही होती है। अगर महाद्वीपीय भागों की या पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए तो वहाँ पर क्रस्ट की मोटाई सर्वाधिक होती है। और क्यों, वहाँ पर क्रस्ट का घनत्व भी अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, जहाँ पर लगभग 2.7 घनत्व ही पाया जाता है। इस परत को सियाल के नाम से जाना जाता है क्योंकि महाद्वीपीय क्षेत्र में जो क्रस्ट होती है वो मुख्यतः सिलिका व एल्यूमिनियम जैसे तत्वों से निर्मित होती है। लेकिन अगर महासागरीय तली का अध्ययन किया जाए तो क्रस्ट की मोटाई लगभग 5 से 10 किलोमीटर ही होती है और यहाँ पर क्रस्ट जो होती है वो सिलिका व मैग्नीशियम जैसे भारी तत्वों से बनी होती है। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर क्रस्ट का घनत्व, जो अपर क्रस्ट है, आउटर क्रस्ट है, जो मुख्यतः महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उसका घनत्व 2.7 से 2.9 होता है और जो इनर क्रस्ट होती है यानी महासागरीय तली में सिर्फ क्रस्ट का जो 5 से 10 किलोमीटर जो मोटा भाग होता है उसका घनत्व, जो सीमा सिलिका व मैग्नीशियम से बना होता है, उसका घनत्व लगभग 3.3 के आसपास होता है। क्रस्ट से नीचे जाने पर चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन आता है और घनत्व बढ़ जाता है, लगभग 4.3 के आसपास हो जाता है। तो इस क्षेत्र को जहाँ पर चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि मोहो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है तो हम देखेंगे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है, लेकिन कौन सी क्रस्ट, इनर क्रस्ट या फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य मोहो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। मेंटल, तो इस भाग को कहा जाता है मेंटल। ये मेंटल जो परत होती है ये भी 2 भागों में डिवाइड होती है। ऊपरी यानी 33 किलोमीटर से लगभग 700 किलोमीटर तक वाली मोटाई वाली परत को अपर मेंटल के नाम से जाना जाता है और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर मोटाई वाले भाग को लोअर मेंटल के नाम से जाना जाता है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी यानी 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल जो परत पाई जाती है उसको मेंटल कहा जाता है। यह पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% भाग और द्रव्यमान का 60 यानी वॉल्यूम का, तो ये क्या करती है, वॉल्यूम जो होती है उसका 83% भाग मेंटल में पाया जाता है पृथ्वी के संपूर्ण वॉल्यूम का। और अगर बात की जाए मास का तो मास का लगभग 68% भाग मेंटल में पाया जाता है। यहाँ पर चट्टानें क्या होती है, मैग्नीशियम व लोहे जैसे भारी खनिजों से मिलकर बनी होती है। अगर बात की जाए तो मोहो डिसकंटिन्यूटी से ये 200 किलोमीटर तक वाला भाग है, इसका हमने अध्ययन किया था कि इसमें जो होती है भूकंपीय तरंगे, पी तरंगे, इनकी गति क्या हो जाती है, बहुत ही लो हो जाती है। तो इसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, जिसका कारण क्या है कि ये जो चट्टानें, यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है वो प्लास्टिक दुर्बल अवस्था में पाई जाती है, अर्थात ये जो क्षेत्र है ये ब्रिटल चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इसे एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, जो लोअर मेंटल वाले भाग है इसमें क्या होता है कि घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस आधार पर मेंटल में भी घनत्व के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसके बाद अगर बात की जाती है तो 2900 किलोमीटर के पास में क्या होता है, चट्टानों का घनत्व 5.5 से अचानक बढ़कर लगभग 10 हो जाता है, अर्थात जो पी तरंगे होगी उनके वेग में अचानक क्या आएगा, परिवर्तन
आएगा। तो इस क्षेत्र को जहाँ पर घनत्व में और पी तरंगों के वेग में अचानक परिवर्तन आता है, तो 2900 किलोमीटर वाली गहराई वाले भाग को इसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ से पृथ्वी की तीसरी परत, जिसे कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत के नाम से जाना जाता है, कोर परत का प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो कोर होती है 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र अर्थात 6371 किलोमीटर तक पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, जिसे कोर के नाम से जाना जाता है, उसका विस्तार पाया जाता है। अब अगर कोर की बात की जाए तो ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, इसे बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्यतः निकल व फेरस जैसे भारी घनत्व वाले भारी तत्वों से बनी है। इस कारण इस परत का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई वाला जो भाग है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, अर्थात जिसे आउटर कोर कहा जाता है, वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। अर्थात अगर ये क्वेश्चन आए कि पृथ्वी की कौन सी परत तरल अवस्था में पाई जाती है, तो वो होगी आउटर कोर, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर होती है। तो इस कैसे पता चला कि ये परत द्रव अवस्था में है, तो हम देखते हैं कि एपिसेंटर से 120 डिग्री कोणीय दूरी के बाद क्या होता है कि जो एस तरंगे होती है वो पूर्णतः लुप्त हो जाती है। लुप्त क्यों हो जाती है? क्योंकि एस तरंगे विशेष प्रकार का व्यवहार दिखाती है, वो सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से गतिशील हो सकती है, लेकिन द्रव माध्यम से गतिशील नहीं हो सकती। इसलिए ये माना गया कि इस गहराई पर पृथ्वी की एक ऐसी परत मौजूद है जो कैसी है, तरल अवस्था में है। इसलिए यहाँ से होकर भूकंपीय जो एस तरंगे हैं वो प्रवाहित नहीं हो सकती। और ये पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है, जो निकल और फेरस जैसे तत्वों से मिलकर बना होता है, इसको इनर कोर के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसी अवस्था में है? ये ठोस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे आधुनिक मत है, जिसका महत्वपूर्ण आधार है भूकंपीय तरंगों से प्राप्त जानकारी। इसके अलावा कुछ अन्य भूगोलविद हैं, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विभिन्न मत भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट